स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में, IS2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इन्वेंट्री क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसकी वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेंट्री को हमें दिखाना चाहिए अपनी बैलेंस शीट में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री की सही वैल्यूएशन निकालना बहुत ही जरूरी है। द रीजन बीइंग क्योंकि इन्वेंट्री अल्टीमेटली आपका इंपैक्ट करता है कॉस्ट ऑफ सेल्स को, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका इंपैक्ट करता है ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के। अगर ग्रोस प्रॉफिट सही से नहीं आप निकाल पाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट प्रिसाइजली गलत होगा और अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी सही नहीं बता पाएंगी। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसलिए सही तरह से निकालना बहुत जरूरी है। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आपको दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। पहला कि कितना गोडाउन में आपके पास स्टॉक पड़ा हो इन नंबर ऑफ क्वांटिटी। दूसरा उसकी जो प्राइस पर यूनिट है वो क्या दी गई है। तो क्वांटिटी और वैल्यूएशन प्राइस पर यूनिट की जो आपके पास अगर ये डिटेल है तो उसके बेसिस पर टोटल इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्वांटिटी क्या होती है, बेसिकली क्वांटिटी को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन प्राइस पर यूनिट कैसे निकाला जा सकता है। जब मैं बात कर रहा हूं वैल्यूएशन की, मैंने आपको बोला कि क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मेरे पास ये मार्कर है। मार्कर जो है वो मान लीजिए आप, मेरे पास इस तरह के कई सारे मार्कर है, जैसे ये भी है, ये भी है। 500 मार्कर है मेरे पास। क्वांटिटी कितनी आ गई? 500। मैंने जब गिने तो पाया कि 500 मार्कर है। और जो एक मार्कर का जो प्राइस है वो $1 का है, $1। तो मेरे पास टोटल इन्वेंटरी की वैल्यूएशन क्या निकल गया? 500 इंटू में $1 प्राइस पर यूनिट, और दैट इज इक्वल टू $500। तो इस तरह से मैं टोटल इन्वेंटरी की वैल्यूएशन निकाल सकता हूं। क्वांटिटी को हम कैसे एक्चुअली में बिजनेसमैन क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं? सो देयर आर टू मेन मेथड। पहला मेथड है अपने गोडाउन, वेयर हाउस, जहां पे आपने सामान रखा हो, जाइए अपने किसी वर्कर को बोलिए कि बताओ, गिन के बताओ कितना सामान पड़ा हुआ है। वो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से जब काउंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री काउंट। तो इन्वेंट्री काउंट एक पर्टिकुलर डेट पे की जा सकती है, रेगुलर आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं इसको करने के लिए। आप अपना काम छोड़ के थोड़ी इन्वेंट्री काउंट करोगे। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, या साल में एक बार जाके इन्वेंट्री काउंट करता है। जनरली रिपोर्टिंग डेट पे काउंटिंग होती है, तो वहां से जाके उसे आइडिया लग जाता है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेट की इन्वेंट्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो पिछला इन्वेंट्री काउंट था उससे लेके अब तक कितना सामान आया और कितना सामान गया उसको मैं काउंट करता हूं और बताता हूं कि मेरा कितना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पड़ा हुआ है। ये प्रिसाइज मेथड मैं नहीं बोलूंगा, अप्रोक्सीमेशन होता है कि पिछली बार इतना इन्वेंट्री काउंट था, उसमें से कुछ ऐड करके, माइनस करके आप इन्वेंट्री की काउंटिंग कर सकते हो एक पर्टिकुलर डेट पे। कंटिन्यूस इन्वेंट्री काउंट क्या होता है? कंटिन्यूस इन्वेंट्री काउंट में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो इन्वेंट्री की काउंटिंग होती है वो रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे होती है, जिसमें एक ERP सिस्टम लगा होता है, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट होता है। जब भी इन्वेंट्री आपके स्टोर में आती है उसको आप ऐड कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, जब भी जाती है आप डिलीट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है वो अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो ये जो इन्वेंट्री, कंटिन्यूस इन्वेंट्री काउंट है, ये बिगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है, हालांकि इसमें काफी खर्चा इन्वॉल्व होता है। और जो इन्वेंट्री काउंट है ये जनरली स्मॉलर यूनिट इसको यूज करती हैं, और क्योंकि इसमें कोई खर्चा इतना नहीं है, कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, आपको एक स्पेसिफिक इंटरवल पे अपने किसी वर्कर को भेज के उससे इन्वेंट्री की काउंटिंग करवा लेते हैं जी। सो इस तरह से आप क्वांटिटी को डिसाइड कर लेते हैं, क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन आता है कि वैल्यू पर यूनिट कैसे निकाली जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट देखो, उस प्रोडक्ट को खरीदने की क्या कॉस्ट थी, वो प्रोडक्ट कितने का बिक सकता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों को कंपेयर करो। जो दोनों में से लोअर हो उसको ही आपको ऐसा काउंट करना है वैल्यूएशन के लिए। तो कॉस्ट और एनआरवी आपको निकालनी है। पहले बताऊंगा कैसे निकलेगी। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होगा, लोअर वाले एलिमेंट को आपको लेना है, और लोअर वाले एलिमेंट को लेने से क्या होगा, आपकी जो इन्वेंट्री, आपके वैल्यूएशन आपके पास निकल जाएगी। द रीजन क्या है दोनों में से लोअर लेने का, वो अभी मैं आपको बताता हूं क्यों हमें कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर।
कोस्ट और एनआरवी को हमने क्यों लोअर दिखाया, उसका रीजन था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हमें यह बताया गया है कि एंटीसिपेटेड लॉसेज को तो आज ही रिकॉर्ड कर देना। एंटीसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड, और एंटीसिपेट अगर आपको गेन कर रहे हो, कोई फ्यूचर में आपको गेन होने वाला है, उसको आप अभी इग्नोर कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड नहीं करना। जब एक्चुअली में गेन होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर लॉस होने वाला है तो उसको भैया आज रिकॉर्ड कर दो। तो इसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से कोस्ट और एनआरवी में हमने लोअर एलिमेंट को अपना वैल्यूएशन चुना है। तो कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उसको आपको दिखाना है। क्वेश्चन ये आता है कि कोस्ट में क्या इंक्लूड होता है और एनआरवी में क्या इंक्लूड होता है। पहले एनआरवी की बात करते हैं। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मेरे साथ दोबारा बोलिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू पे आप सामान को बेच के पैसा आपकी जेब में आ सकता है, कितनी वैल्यू आपकी जेब में पैसा ला सकती है। अल्टीमेटली ये है कि सामान बेचा, बेचने के बाद जो खर्चे हैं उससे रिलेटेड वो निकालो, आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सामान बेच के जो आपकी जेब में पैसा आ रहा है दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसीलिए हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस को नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बोलते। सेलिंग प्राइस में से जो खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं, जैसे सेलिंग कॉस्ट या कोई कंप्लीशन कॉस्ट, सामान को बेचने से पहले कुछ मॉडिफिकेशन कराना जरूरी है, तो वो जो खर्चे करने पड़ेंगे आप वो अपने सेलिंग प्राइस में से माइनस कीजिए। जो नेट आपकी जेब में आएगा दैट इज एनआरवी फॉर यू। सो फॉर्मूला इज सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस कंप्लीशन कॉस्ट माइनस सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनआरवी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे सेल प्राइस आपके पास $35 दिया हुआ है, कॉस्ट इंकर्ड है $22, कॉस्ट ऑफ वर्क टू कंप्लीट है $10, सेलिंग कॉस्ट है $1। तो सेल प्राइस आपका 35, कॉस्ट जो अभी आपको और करनी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क दैट इज $1, सॉरी $10, यहाँ पे हाँ $10 लिखा है। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट आपकी है $1। तो $35 में से $35 में से $10 और $1 हटाइए, $25 इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन सिंपल सेंस जो पैसा आपकी जेब में आएगा सारे खर्चे निकालने के बाद, जो खर्चे सेलिंग से रिलेटेड है, सेलिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, या कॉस्ट टू कंप्लीट जो भी आपको सामान बेचना, अगर आपको उसको कुछ कॉस्ट इंकर करनी इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट, पहले वो कीजिए, फिर आपके पास जो पैसा आएगा दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑलरेडी जो इंकर हो चुके वो दी हुई है 22 और एनआरवी आपको दिया हुआ 24, तो आपकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी $22, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आपको दिखाना है। आई होप एनआरवी आपको समझ में आया होगा कि एनआरवी क्या होता है। एनआरवी होता है सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। तो अगर आप जो आपकी जेब में पैसा बेचने से नेट आएगा दैट इज योर एनआरवी। सिंपल भाषा में ये मतलब है जी। कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? कॉस्ट हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो होता है एक्चुअल कॉस्ट, एक होता है डीम्ड कॉस्ट। डीम्ड कॉस्ट के लिए मेथड दिया है FIFO, एवरेज कॉस्ट। देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अभी डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं जब एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल कराऊंगा तो इस चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में वहां पे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि हमारे जो आइटम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हमारा स्टॉक दो तरह से हो सकता है। पहला होता है इंटरचेंजेबल गुड्स जिनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा होता है नॉन इंटरचेंजेबल। पहले इंटरचेंजेबल समझते हैं। इंटरचेंजेबल जैसे ग्रोसरी आइटम, शुगर, चीनी, आपके पास एक 10 kg चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ है, 5 किलो चीनी हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस 10 किलो में 5 चीज ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चीनी तो चीनी है जी। उसमें से 2 किलो कम होगी तो आप उस 5 में से 2 किलो कम कर देंगे, 15 में से 2 kg गए, एट द एंड आपके पास 13 kg का सामान पड़ा हुआ है। सो जो इंटरचेंजेबल है कि ओपनिंग स्टॉक था उसमें एडिशन ऐड किया, उसमें से सेल माइनस कर दी, इंटरचेंजेबल, उसको आप चेंज कर सकते हो। सिमिलरली जो इंटरचेंजेबल क्या होते हैं, जो सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट होता है, जैसे ये दो मार्कर है, रेड कलर के मार्कर, सेम कंपनी है, सेम सब कुछ है, तो क्या होगा? मैं इनको इंटरचेंजेबल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरचेंजेबल मीन जहां पे सेम तरह की प्रॉपर्टीज है आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो। नॉन इंटरचेंजेबल का मतलब होता है जिनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, जहां पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जांपल, हाई वैल्यू ज्वेलरीज, आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। ओल्ड कार्स, एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल है इसका इन नॉन इंटरचेंजेबल का। पुरानी गाड़ियों का बिजनेस अगर आपका, इफ यू आर अ डीलर ऑफ ओल्ड कार्स, तो आप उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल लीजिए, एक आपके पास गाड़ी का मॉडल है 2018 मॉडल है, आपके पास नई गाड़ी है मारुति की, सॉरी पुरानी गाड़ी है 2018 मॉडल, एंड एक गाड़ी आपके पास 2020 की टाटा की गाड़ी है, एक मारुति की गाड़ी है 2018 की, एक टाटा की गाड़ी है 2020। क्या हम उन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं? द आंसर इज नो।
बिकॉज वो इंटरचेंज नहीं हो सकती, दोनों की स्पेसिफिकेशन अलग है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग, तो कैसे उसको इंटरचेंज कर लोगे? तो उसके लिए जहां पे इंटरचेंज नहीं हो सकता वहां पे आपको एक्चुअली में जितना कॉस्ट लगा था उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या खरीदने के लिए वो मेथड यूज करना होता है। और बाकी जहां पे इंटरचेंजेबल हो सकता है हम फीफो या एवरेज कॉस्ट यूज कर सकते हैं। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कॉस्ट आपको पता है एवरेज कॉस्ट क्या होती है। हालांकि मैं इन तीनों को अभी थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी आप ये समझ लिए जहां पे इंटरचेंजेबल हो सकते हैं वहां पे हम फीफो और एवरेज कॉस्ट यूज करते हैं, जहां इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते वहां यूनिट कॉस्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं कि एक्चुअली में वो प्रोडक्ट कितने का खरीदा गया था। जी, एक मेथड आपने और सुना होगा इंडियन कंटेक्स्ट में भी, लिफो, बट IS2 में लिफो अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, ये आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए काफी एक बैकग्राउंड मटेरियल है, लिफो के लिए बुटोनी यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये समझिए कि IS2 में आप लिफो अलाउड नहीं है, इसके लिए काफी बोर्ड ने रीजनिंग भी दी हुई है, इसलिए हम उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि F3 के लिए आपको इतना आपके एम्बिट में नहीं है, आपके स्कोप में नहीं है। बट हाँ, मैं किसी और वीडियो में इसको डिटेल में बता सकता हूँ कि लिफो क्यों मना किया गया है। अभी फिलहाल समझिए कि आप फीफो यूज कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट यूज कर सकते हैं, लिफो अलाउड नहीं है IS2 में। और स्पेसिफिक यूनिट कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट हम यूज करते हैं नॉन इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स के बारे में। जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इस पोर्शन को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है, ये बात आपको समझ में आ गई, ये आपको फेयरली समझ में आ गई है, ये बात भी आपको समझ में आ गई है? नहीं, ये तो आपने डिस्कस ही नहीं करी, अब डिस्कस करते हैं ना। कॉस्ट में इंक्लूड क्या क्या होता है? कॉस्ट में डियर तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो प्रोडक्ट का प्राइस मेनली, दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट, और तीसरा जो भी खर्चे उसको प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए किए हैं। तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या? प्राइस मतलब परचेज प्राइस, कितने का प्रोडक्ट आपने खरीदा। फॉर एग्जांपल, मैंने ये लैपटॉप इंपोर्ट किया, बाहर से मंगाया, तो मैं कंपनी नहीं दिखाऊंगा, ये लैपटॉप मैंने बाहर से मंगाया, तो ये लैपटॉप था मान लीजिए 50,000 रुपीज का, 50,000 का था। बाहर से मंगाया तो कुछ मुझे ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, ज्यादा महंगा था वैसे, 50,000 बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो बाहर से मैंने इसको मंगाया 50,000 का, और 5,000 रुपये मैंने टैक्स पे किया, तो मुझे कितने का पड़ा? 55,000 का। फिर दिल्ली एयरपोर्ट से मेरे घर तक आने का जो खर्चा था 2,000 वो लगा, तो मुझे घर तक का कितना खर्चा पड़ा? $57,000। मेरे घर तक आने का खर्चा कितना पड़ा? $57,000, नहीं रुपीज। तो 57,000 में मुझे पड़ा, मुझे क्या कैसे पड़ा? परचेज प्राइस कितना था, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी थी, और कैरिज इनवर्ड जो मैंने घर तक मंगवाने का जो मेरा खर्चा था, जो मैंने कुरियर चार्जेस दिए, वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे घर तक आने में मुझे ये 57,000 का पड़ा, दैट इज 57,000 की मैं इसकी कॉस्ट मान के चलूँ। जी, 57,000 की कॉस्ट है। उसके बाद अगर मैं कोई कन्वर्जन कॉस्ट, अगर कोई रॉ मटेरियल से हम कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पर जो खर्चा लगता है, जैसे कोई डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स ओवरहेड जो बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्टिविटीज से आपने एलोकेट किया है, तो वो सारे खर्चे भी आपके कॉस्ट में ऐड होंगे। तो मेनली कॉस्ट में क्या क्या तीन चीजें ऐड होंगी? पहला तो परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट, कोई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है, या प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड ओवरहेड है, वो आपको ऐड करनी है। देन उसके बाद जो उसको प्रेजेंट कंडीशन में लाने तक के सारे खर्चे हैं वो भी आपको उसके में ऐड करने हैं। जी हाँ, ये सारे खर्चे ऐड करने हैं। एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास कोई रिकवरेबल टैक्स आपने दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, जैसे जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो उस तरह के जो टैक्स है वो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेल टैक्स है, GST, वैट, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, जो नॉन रिकवरेबल रिकवरेबल है, आप रिकवर कर सकते हो उन टैक्स का बेनिफिट, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आपको वो अपनी कॉस्ट में से उनको हटा सकते हो। जी, हटा सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल से कि क्या क्या एग्जांपल्स हमारे जो है वो हमारे कॉस्ट में ऐड होंगे, हमारी कॉस्ट में ऐड होंगे। पहला, कैरिज इनवर्ड, क्या ऐड होगा? बिल्कुल होगा। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड ऐड नहीं होगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये ना तो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, ना उसको प्रेजेंट कंडीशन में लाने का खर्चा है, ये तो सामान को हम अपनी फैक्ट्री से बाहर भेज रहे हैं उसका खर्चा, तो ये ऐड नहीं होगा। जी 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 जी, एक स्पेशल मैसेज, धोखे से बचें।
सर ये क्या बोल रहे हो, धोखे से बचें। हाँ, कई बार एग्जाम में आपको धोखा देने की कोशिश की जा सकती है। किस तरह से आपको बोलेंगे, स्टोरेज कॉस्ट, जनरल एडमिन ओवरहेड, एबनॉर्मल वेस्टेज, सेलिंग कॉस्ट, ये खर्चे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे, इनको ऐड नहीं करना। हम रिपीटिंग, स्टोरेज कॉस्ट, जनरल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग कॉस्ट, ये आपको ऐड नहीं करने। जी वापस से आते हैं, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट क्या यहां पे कवर था? नहीं सर, अभी तो बताया आपने। जनरल एडमिन ओवरहेड नहीं, अब नॉर्मल वेस्टेज भी नहीं करना, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड वो लेने हैं जो नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज आपको ऐड नहीं करना। मैं बता रहा हूं एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, नहीं लेना। लेबर कॉस्ट बिल्कुल लेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डिलीवर्ड गुड्स टू कस्टमर, ये भी नहीं लेना, क्योंकि ये कस्टमर को बेचने का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट है, ये आपका प्रोडक्ट को लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, तो इसको ऐड नहीं करना। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन बिल्कुल ऐड करेंगे, द रीजन भी ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट है, कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए जो मशीन यूज हो रही है उसका डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे एड ऑन होगा, एड ऑन होगा। आई होप कोर्स में क्या क्या चीजें कवर होती हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, बट हमारी कुछ क्वेरीज है, बताओ क्या क्या क्वेरीज है। सर देखिए, मान लीजिए कोई स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है, उसके पास ये कैलकुलेटर भी होगा, उसके पास ये मार्कर भी होगा, उसके पास ये डस्टर भी होगा, उसके पास ये नोटबुक भी होगी, उसके पास ये पेन्स भी होंगे। तो मुझे ये बताइए, क्या सर हमें इन सबको क्लब करके इनकी कॉस्ट देखनी है और फिर इनकी एनआरवी देखनी है और फिर वैल्यूएशन निकालनी है, या इंडिविजुअल बेसिस पे हमें इनके देखनी है? जैसे मार्कर के लिए अलग चलेगा, नोटबुक के लिए अलग चलेगा। जी IS2 ने बिल्कुल क्लियर किया इसके बारे में कि आपको लाइन बाय लाइन बेसिस पे चलना है, नेट ऑफ नहीं करना, नेट ऑफ नहीं करना। देखिए क्या कहने का मतलब है कि आपके पास 4 तरह की इन्वेंट्री आइटम है, उनका टोटल जैसे यहाँ पे लिखा है, कॉस्ट 25, एनआरवी 30, 16, 10, 45, 57, 27, 38, इनकी टोटल कॉस्ट आ गई 113, 115। तो क्या आपको टोटल बेसिस पे कंपेयर करना है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर इज 113 और इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर देना? नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको इंडिविजुअल बेसिस पे जाना है, वहां पे कॉस्ट और एनआरवी देखना, जैसे यहाँ 25, यहाँ 10, यहाँ 45, यहाँ 27, इंडिविजुअल बेसिस पे इनका टोटल लगाना है, एंड देन आपको कंपेयर, देन आपको एक टोटल लगा के आपके पास जो है वैल्यूएशन इन्वेंट्री की आएगी। जैसे इस केस में 107 इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एंट्री आप क्या करोगे, इन्वेंट्री को डेबिट करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करोगे, लास्ट क्लास में भी एंट्री बताई थी। तो इस तरह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, ना कि टोटल लगा के टोटल बेसिस पे कंपेयर नहीं करना, टोटल बेसिस पे कंपेयर नहीं करना। ओके सर, जितना भी आज अभी तक किया एक बार फटाफट से रिवाइज कर दो। देखो आज हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले वैल्यूएशन निकालने की क्वांटिटी और वैल्यूएशन प्राइस पर यूनिट चाहिए आपको। जो क्वांटिटी ऐसे निकलती है कंटिन्यूस इन्वेंटरी कोड और इन्वेंटरी काउंट से, ये 2 मेथड है। फिर वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी से निकलती है। एनआरवी आपको पता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, ये माइनस करने के बाद एनआरवी निकल जाएगा। कॉस्ट के निकालने के लिए कुछ मेथड्स है जो भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट कॉस्ट मेनली ये 3 चीजों का टोटल होती है। एक्चुअल में परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, सेल टैक्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे जो हो गए, और अदर कॉस्ट जो उसको प्रेजेंट कंडीशन में लाने तक के खर्चे, वो सारे के सारे आप इसमें ऐड कर देते हो। तो हमने एग्जांपल देखे कुछ, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको कुछ धोखे से भी बचाया आपको, कि स्टोरेज कॉस्ट, जनरल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये आपको ऐड नहीं करने हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि लाइन बाय लाइन आपको वैल्यूएशन निकालनी है, नेट ऑफ उसको नहीं करना। ओके, तो सर ये जो सब कुछ हमने डिस्कस किया, इसका थंब रूल ये निकल के आया कि जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे तो हमें ये देखना है कि जो इन्वेंट्री है अगर वो प्रॉफिट पे बिक सकती है, अगर प्रॉफिट पे बिक सकती है तो उसकी जो वैल्यूएशन है कॉस्ट के ऊपर होगी। अगर इन्वेंट्री जो है लॉस पे बिकने वाली है, अगर इन्वेंट्री लॉस पे बिकने वाली है तो उसकी वैल्यूएशन होगी एनआरवी पे, तो उसकी वैल्यूएशन होगी एनआरवी पे। और ये कॉन्सेप्ट हमें किसने बताया है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने ये चीज हमें बताई है कि कॉस्ट और एनआरवी लोअर पे लो। तो हमने कंक्लूड क्या किया, अगर आपकी इन्वेंट्री प्रॉफिट पे बिकने वाली है तो उसको कॉस्ट पे दिखाओ, अगर आपकी इन्वेंट्री लॉस पे बिकने वाली है तो उसको एनआरवी पे दिखाओ। ठीक है जी सर, इसके कुछ एग्जाम्पल कराओ। अभी 2 मिनट में कराऊंगा एग्जाम्पल, उससे पहले एक बात और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा।
कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट से भी नीचे जा सकती है? कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट से भी नीचे जा सकती है? पहला सर्कमस्टांस क्या हो सकता है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उस केस में वो कॉस्ट से नीचे बिकेगा, क्योंकि अब उसको कोई खरीदने वाला है नहीं, बायर है नहीं, तो क्योंकि डैमेज हो चुका है तो वो डेफिनेटली कॉस्ट से नीचे जाएगा, तो आपको लॉस बुक करना चाहिए, उसको एनआरवी पे दिखा देना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पे कंपनीज, नई कंपनीज आई हैं और अपना मार्केट कैप्चर करना चाह रही हैं, तो वो कॉस्ट से नीचे बेच रही हैं, सस्ते रेट पे बेच रही हैं ताकि कंपटीशन को मीट कर सके और मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो उन केसेस में भी कंपनीज कॉस्ट से नीचे अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं, तो वहां पे भी आपको कॉस्ट और एनआरवी यानी कि एनआरवी के ऊपर अपनी वैल्यूज इन्वेंट्रीज की दिखानी चाहिए जी। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्वेंट्री के मेथड्स के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, और इन पार्ट्स को, मेथड्स को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, इतना मैं रब करता हूं, मेरे साथ बने रहिए, मैं इसको मिटा देता हूं और फिर एग्जांपल के साथ आपके साथ इसको कंटिन्यू डिस्कस कर सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है। एक काम कीजिए, फटाफट से जितना मैं ये मिटो रहा हूं, आप प्लीज चैनल को दोबारा से शेयर कर दो। सब्सक्राइब तो आई एम श्योर आपने कर ही लिया होगा, लाइक तो आप कर ही दोगे, है ना, क्योंकि वीडियो अच्छी बन रही है। तो बस आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ।